देखिए अपने थर्ड यूनिट में टीडीएस है यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये दो चीजें इसके अंदर अपने समझिए। अब इसमें अलग अलग सेक्शन जो दिए हैं उसकी समझ यहाँ लिखते जाऊंगा जो एमसीक्यू तुमको काम लगे। बराबर। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो बात इसके अंदर ये है कि देखो टीडीएस स्कीम के अंदर अगर तुम्हारे पास ये एमसीक्यू में आएगा, तुम्हारे पास अगर पैन है यानी परमानेंट अकाउंट नंबर अगर तुम्हारे पास है, अगर परमानेंट अकाउंट नंबर तुम्हारे पास है तो क्या किया जाएगा। देखो इसमें अगर परमानेंट अकाउंट नंबर है तो हम नॉर्मल जो डिडक्शन होता है वो करेंगे, लेकिन अगर परमानेंट अकाउंट नहीं है तो क्या किया जाएगा। देखो नॉर्मल रेट और 20% व्हिचएवर इज हायर, ये एमसीक्यू आएगा। क्या याद रखेंगे अपने, नॉर्मल रेट अगर पैन नहीं है आपके पास, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो नॉर्मल रेट और 20% व्हिचएवर इज हायर। बराबर। और दूसरी बात इसके बाद में अपने ये देखेंगे कि एग्रीगेट अमाउंट कितना होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए टीडीएस या तो टीसीएस का स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। इसके लिए स्पेसिफाइड पेज नंबर 3 पे लिखा है स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या, ये एमसीक्यू में आएगा। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या, ये एमसीक्यू के अंदर आएगा। देखें बराबर। तो स्पेसिफाइड पर्सन में लिखा है कि जिसने who has not filed the returns of income tax for both of the two assessment years relevant to the two previous year immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted, for which the time limit of filing of income tax under section 139(1) has expired। पता है कौन सी टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट फाइलिंग रिटर्न की होती है जुलाई की 31। कभी कभी 31 जुलाई भी हो जाती है, और अगर समझो कि कोई बहुत बड़ा चेंज आया ना इकोनॉमी के अंदर तो इसको एक्सटेंड गवर्नमेंट कर सकती है। तो अगर 2 साल तक लगातार प्रीवियस ईयर के पहले के 2 साल तक लगातार अगर किसी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया वो स्पेसिफाइड पर्सन है। और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस इस केस में 50,000 या तो उससे ज्यादा, 50,000 और मोर इन ईच ऑफ दीज टू प्रीवियस ईयर होना चाहिए, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। अब यहाँ ये लिखा गया है नोटिफाइड jurisdictional area section 94A page number 3 page where any person located in a notified jurisdictional area is entitled to receive any sum on which tax is deductible under any provision of the act, the payer will deduct tax at the rate in force or at the rate specified in the relevant previous year or at the rate 30% whichever is higher। तो यहाँ 30% याद रखना है, रेट प्रिवेलेंट और 30% विच एवर इज हायर, ये दो याद रखने की इसके बाद। और इसके बाद भी वैसा ही है। तो इसमें अब मैं आपको सरचार्ज बता रहा हूँ। ये सरचार्ज का है एक एमसीक्यू 101% आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड पे, सरचार्ज याद रहना चाहिए आपको। कितने से कितने तक का हो तो सरचार्ज लगाया जाता है इनकम टैक्स के ऊपर, ध्यान देना। पहली बात, अगर रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट, तो यहां पे लिखा गया है कि 50 लाख से ज्यादा, मोर देन 50 लाख, बट अप टू, लेकिन कहां तक, अप टू कितना लिखा गया है यहाँ पे, 1 करोड़ तक, अप टू 1 करोड़। तो हम कितना सरचार्ज यहाँ पे लगाएंगे, 10% सरचार्ज। अब बात समझना, जब भी सरचार्ज की अपने बात करें ना तो सरचार्ज टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर होता है, सेस नहीं है वो। जैसे तुम टैक्स कैलकुलेट करते हो वैसे ही तुम सरचार्ज कैलकुलेट करोगे। अब अगर 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम, अप टू 2 करोड़, तो इसके लिए सरचार्ज कितना लिखा गया है, 15% सरचार्ज। उसके बाद में 2 करोड़ से ज्यादा लिखा हो और 5 करोड़ से कम,
तो उसके बाद में 25% का सरचार्ज है, 25% का सरचार्ज। और उसके बाद में अगर 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है, मोर देन 5 करोड़, तो 37% का सरचार्ज लगाए। ये 4 क्राइटेरिया याद रखने के। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% सरचार्ज है, 2 से 5 करोड़ के बीच में 25% सरचार्ज है, और 5 करोड़ से 5 करोड़ से ऊपर अगर होने तो 37% सरचार्ज लगाए। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे पेमेंट और क्रेडिट अदर देन सैलरी टू अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, सरचार्ज भी वही का वही, अमाउंट सेम रहता है, सरचार्ज सेम रहता है। ये सरचार्ज है सबके लिए, राइट, चाहे कंपनी हो या चाहे इंडिविजुअल हो, सबके लिए सेम सरचार्ज रहेगा। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी है तो देख लो, फॉरेन कंपनी पेज नंबर 4, फॉरेन कंपनी, ध्यान दे, अगर फॉरेन कंपनी लिखा है तो फॉरेन कंपनी में 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट सब्जेक्ट 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो सरचार्ज लगाया जाता है 2% टीडीएस ऑफ टीडीएस, बराबर। इफ पेमेंट सब्जेक्ट टू टीडीएस इज मोर देन 1 करोड़, यानी टीडीएस का पेमेंट 1 करोड़ से ज्यादा हो, यहाँ याद रखो टीडीएस का पेमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, राइट। उसके बाद में लिखा गया है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ के बीच में, तो हम यहाँ पे सरचार्ज कितना, 5% का, बराबर ने। लेकिन टीडीएस कितना होना चाहिए, यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, तो 5%। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो सब में फिक्स एंड फिक्स 4% याद रखना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC जिसको बोला जाता है, ये कितना है, 4%। ये सेस बोला जाता है, सेस यानी टैक्स के ऊपर का टैक्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है। देखिए, अगर मेरी इनकम 6,22,400 है, बराबर, और लेस देन 60 इयर्स की एज है, तो 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं, ये नहीं हो गया। अब 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, यानी बचे हुए 2.5 लाख जो बचे ने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 2.5 लाख, तो उसके ऊपर 5% टैक्स दे रहा, यानी 12,500। अब 5 लाख से ज्यादा, और कहां तक जाएंगे, अपने 6,22,400 तक, मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 1,22,400 का। 6,22,400, 5 लाख माइनस कर दो, बचा कितना, 1,22,400। इसके ऊपर 20% है, कितना आएगा, 20%, तो ये कितना आएगा, 24,480, 24,480। अब टोटल टैक्स कितना हुआ, इन दोनों का प्लस करो, तो ये 36,980, ये क्या हुआ, तुम्हारा टैक्स हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हारा टैक्स। अब इसमें सेस जो आता है ना, HEC, वो 4%, तो 4% तुम इसके ऊपर नहीं गिनोगे, ये जो टैक्स आया ना इसके ऊपर गिनोगे, कितना आता है, 1479, 38,459, ये तुम्हारा टैक्स टोटल पेएबल। अब याद रखो, टैक्स जब भी पेएबल होता है ना, तो नियरेस्ट जीरो में करना, तो तुमको अगर टैक्स कितना पे करना है पूछा जाए तो 38,460 नियरेस्ट जीरो में, रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया नहीं। अगर 5 से ऊपर हो तो उसके बाद वाली फिगर लेंगे, और 5 से नीचे हो तो अगर यहाँ पे अगर 4 रुपये होता तो 50 ले लेता, लेकिन अगर यहाँ पे 8 रुपीज भी होता तो भी 60 लिया जाएगा। सिंपल लॉजिक। अब इसके बाद, ये तो सिंपल तुम्हारा है ना, ओवरव्यू हुआ। 10 लाख से अगर ऊपर इनकम होगी, सोचो तुम्हारा यहाँ पे 16,22,400, तो क्या करते, तो अगर 16,22,400 हो ना, तो देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ तक सेम, ये 5 लाख तक तो सेम। अब 5 लाख से तुम्हारी दूसरी लिमिट जाती है 10 लाख तक, मतलब टोटल कितना हुआ तुम्हारा, 5 लाख हुआ, ये इसके ऊपर 20% टैक्स, यानी 1 लाख तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। अब बाकी 10 लाख से ऊपर
यानी 6,22,400 जो बचा वो, उसके ऊपर 30% टैक्स भरना। 186,720। अब इन सबका टोटल कर लो, इन सबका टोटल कर लो, 299220। अब ये तुम्हारा टैक्स आया, इसके ऊपर 4% एजीसी 11969। टोटल कर दो। अब पेएबल कितना हुआ 311,190, बराबर है, नियरेस्ट जीरो में लेने का, तो ये आ गया। तो याद क्या, स्लैब याद रखने कि 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है तुम्हारा 5%। लेकिन अगर ये एज 60 से 80 के बीच में होती तो स्लैब यहाँ पे 3 लाख हो जाता, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, बराबर। और अगर ये एज 80 साल के ऊपर की होती तो यहाँ 5 लाख से सीधा गिनने का, और वो भी 20%। करंट ईयर में बदल गया है, पर करंट ईयर का पूछेंगे नहीं क्योंकि करंट ईयर का टैक्स नेक्स्ट ईयर में काम लगता है, तो तुम्हारे लिए ये रिलेवेंट नहीं है, बराबर। अब मैं टीडीएस 1 बाय 1 जितने भी टीडीएस के रूल्स है वो समझा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले सैलरी के ऊपर लिखा गया, सैलरी के ऊपर टीडीएस। जितनी चीजें मैं बताऊं ना उसको अंडरलाइन कीजिए, पेज नंबर 5 है। पहली बात टीडीएस एम्प्लॉयर, मैं तुमको सैलरी दे रहा हूं, तो मैं तुम्हारी सैलरी में से टीडीएस काट के तुम्हारा पैसा तुम तक पहुंचाऊंगा। और तुम्हारी सैलरी के अंदर स्लिप जब बनेगी ना, उस सैलरी स्लिप के अंदर मैं लिख देता हूं कि तुम्हारे पैसे कितने काटे गए हर मंथ की सैलरी के अंदर से, वो टीडीएस कट गया तुम्हारा, वो माना जाएगा, राइट। दूसरी बात, ये टीडीएस काटने के बाद जो पैसा मेरे पास आया ना, वो मेरी जिम्मेदारी में गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। अगर मैं गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाता तो तुम जिम्मेदार नहीं हो, मैं जिम्मेदार, क्योंकि मैंने तुम्हारी सैलरी स्लिप के अंदर वो मेंशन किया हुआ है कि मैंने इतने पैसे तुम्हारे टीडीएस के ऑलरेडी तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट कर दिए हैं। तो इसका मतलब जो भी पैसा अब बचता है ने, वो गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की रहती है, ये बात याद रखो। हर बात, जितने भी सेक्शन है सब में टीडीएस में एक बात याद रखो, पैसा जिसने डिडक्ट किया वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट तक वो पैसा पहुंचाने के लिए। अब सिर्फ अपने रूल पे ध्यान देना। तो यहाँ पे लिखा गया है पहले तो कि हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन पर्टेनिंग टू हाउस रेंट अलाउंस शैल बी कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपने, राइट। और इसमें याद रखो पैन कब रिक्वायर्ड है, अंडरलाइन करो। अगर 1 लाख से ज्यादा की पर एनम इनकम है, 2.1.1 में छठी लाइन, लैंडलॉर्ड का पैन, ये समझना है कि मैंने जिसके पास से रेंट लिया उसका पैन नंबर मुझे मेंशन करना है, लेकिन कब, अगर रेंट कितना हो, 1 लाख से ज्यादा का हो 1 साल में, तो तब मुझे उसका पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिसको मैंने रेंट दिया, जिसको मैंने रेंट दिया उसमें से, अब ये पूरा चक्कर कैसा है पहले समझो। तुम्हें सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस को रिसीव करते हो, समझो बात को, सैलरी में तुमको एचआरए मिलता है, एचआरए तुमको सैलरी में मिलता है, इस एचआरए में से तुम पे करते हो, किसको पे कर रहे हो, लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो। तो अगर तुमने 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया है तो पैन नंबर रिक्वायर्ड है, किसका, लैंडलॉर्ड का, अपना नहीं, अपना तो देना ही है, कंपलसरी है। अगर अपने अपना पैन नंबर नहीं देते तो आगे मैं समझा चुका कि जो प्रिवेलिंग नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है वो, और 20% विच एवर इज हायर, वो चार्जेबल सीधा हो जाता, राइट। तो ये पैन नंबर कब चाहिए, जब लैंडलॉर्ड अपने पास से 1 लाख से ज्यादा का हमारे पास से रेंट रिसीव करता है तो, बराबर नहीं। फिर आगे ये कौन सा सेक्शन हुआ, 192 का, बराबर। सारे डिडक्शन तुमको सैलरी में से मिल सकते हैं, जो भी 80C, 80CC, 80CC बी, 80CCC, उसके बाद में डबल डी बी, 80D अकेला, 80U, इसके बाद में डिडक्शन आते 80EE, TTA, TTB, जितने भी डिडक्शन है सारे अलाउड है, ओके। नाउ अब अगर सैलरी तुमको, पेज नंबर 6, सैलरी अगर तुमको एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास से मिलती तो भी सेम ज होगा, ऑब्लिगेशन तो सेम ज होगा तुम्हारा, उसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन उसके लिए एम्प्लॉयर को फॉर्म नंबर 12B उसके अंदर सबमिट करनी पड़ेगी एक एम्प्लॉयर की
इंफॉर्मेशन, बराबर नहीं। अब यहाँ पे सपोर्टिंग एविडेंस वगैरह लिखा हुआ है, वो तो हम ऑलरेडी, ये समरी है, ये उसको अपने नहीं देखना क्योंकि अपने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर दो। अगर किसी को ऐसा है ना कि लास्ट मोमेंट के ऊपर तैयारी करनी है तो ये पेज नंबर 6 के ऊपर जो 2.2.6 लिखा है ना उसकी समरी खाली पढ़ लो तो भी समझ में, राइट, ये समरी है खाली। और यहाँ पे टीडीएस का सर्टिफिकेट 2.2.7 उसमें सेकेंड लाइन देखो, ऑन और बिफोर एनुअली 31 मई के पहले आपको सबमिट करना। एम्प्लॉय को कब दिया जाएगा ये सर्टिफिकेट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सबमिट कराएगा सर्टिफिकेट कि तुम्हारा टीडीएस का पैसा हमने जब गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया है। वो सर्टिफिकेट मई की 31 तक चला जाएगा, बराबर नहीं, मई की 31 तक चला जाएगा, ऑन और बिफोर, लेट में लेट। अब सैलरी विदाउट टीडीएस और विथ लोअर टीडीएस, तो उसका क्या करें? देखो पेज नंबर 7 के ऊपर, इसमें ना डिफरिंग टीडीएस का मतलब टीडीएस अभी पे नहीं करना है, बाद में पे किया जाएगा, उसको डिफर करना है यानी पोस्टपोन करना बोला जाता है। अब यहाँ पे यहाँ लिखा गया है कि डिडक्ट किया जाएगा सेक्शन 192 में विद इन 14 डेज लिखा गया है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी साल खत्म हो गया ने, असेसमेंट ईयर याद रखो, प्रीवियस ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 यानी 2 साल बाद। फिर उसके बाद में फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्पेड इक्विटी शेयर बाय द असेसी, अगर हमने जो भी स्टॉक मिला वो स्टॉक मार्केट में बेच दिया, उसमें प्रॉफिट हुआ तो उसके बारे में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द असेसी सीजिंग टू बी द एम्प्लॉई ऑफ द स्टार्टअप विच एवर इज अर्लियर, जो भी स्टार्टअप का एम्प्लॉई, स्टार्टअप कोई नया स्टार्टअप उसका एम्प्लॉई, उस वक्त वो अगर एम्प्लॉई रिटायर हो जाए तो उसके बाद 14 डेज के अंदर उसको ये टैक्स पेड का सर्टिफिकेट हासिल कर लेना। अब प्रोविडेंट फंड में से पैसा विड्रॉ करने के लिए 192A है। अब इसमें 2 दिन लिमिट खाली याद रखनी है। कंटिन्यूअस सर्विस अपने को 5 साल की, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट देखो इसमें पेज नंबर 7 मेन पॉइंट नंबर 3 उसमें सेकंड पॉइंट, इसमें लिखा गया है कि टैक्सेबल प्री मेच्योर विड्रॉल, मतलब तुम रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा अपने पीएफ के अकाउंट में से विड्रॉ कर रहे हो, तो अगर ये पैसा तुमने विड्रॉ किया ने तो वो विड्रॉ करने के पीछे कुछ कंडीशन है, इसमें लिखा है कि कंटिन्यूअस तुम्हारी सर्विस 5 साल की, अगर टैक्स इज डिडक्टेबल फ्रॉम एक्यूमुलेटेड लमसम पेमेंट, यानी आपको टीडीएस भरना पड़े अगर तुमने 5 साल से कम की जॉब की, लेस देन 5 इयर्स, लेस देन 5 इयर्स के बीच में तुमने पैसा विड्रॉ कर लिया ने तो वो विड्रॉल में से टीडीएस आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, he does not fall in any of the four, इसमें टॉल लिखा है, फॉल आएगा, he does not fall in any of the 4 cases given below if the employee has rendered continuous service with his employer for a period of 5 years or more, तो 5 साल की लिमिट याद रखना है एमसीक्यू पे। पीएफ के अंदर से विड्रॉल अलाउड है विदाउट टीडीएस कब, अगर 5 साल से ज्यादा का तुम्हारा सर्विस टाइम पीरियड है तो कंटिन्यूअसली, बराबर। और दूसरा, इफ द एम्प्लॉय हैज बीन टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस व्हिच आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, उसको टर्मिनेट मतलब नौकरी से निकाल दिया गया और उसके पीछे का कारण क्या है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, मतलब बीमारी है, बिजनेस बंद हो गया एम्प्लॉयर का, या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया जिसके अंदर उसको एम्प्लॉय किया गया था, ये 3 रीजन की गए, तो इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं। इसमें एम्प्लॉय खुद जिम्मेदार नहीं है, अगर चोरी करता है निकाल दिया जाता है तो खुद जिम्मेदार है, वो नहीं, पर इसके अलावा जितने भी लिखे हैं ना वो जो इसके कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो ऐसे सब के लिए यहाँ पे उसको टीडीएस नहीं देना है, भले 5 साल कंप्लीट ना हुआ तो भी। फिर आगे, एम्प्लॉय ने रिजाइन किया बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स बट ही जॉइंस अनदर एम्प्लॉयर, है ना, जो क्या करेगा वो भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का अकाउंट, यानी मैं अपना अकाउंट, याद रखो पीएफ का अकाउंट तुम्हारा एक ही होता है, एक इंसान का एक पीएफ, तुम कितनी भी जॉब बदलो ने तुमको वो पीएफ का अकाउंट नंबर दूसरे एम्प्लॉयर को दे देना। तो यहाँ पे तुमने 3 साल काम किया, दूसरी जगह पे तुमने 2 साल काम किया, तो 5 साल कंप्लीट हो गया, फिर विड्रॉ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If the entire balance standing to the credit of the employee is transferred to his account under the pension scheme referred to in section 80 CCD and notified by the government, central government, NPS,
यानी नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर, एनपीएस का मतलब नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर अगर तुमने पैसा ट्रांसफर कर दिया, बराबर, नहीं तो भी टीडीएस का यहाँ पे कोई सवाल, क्योंकि तुमने विड्रॉ नहीं किया, ट्रांसफर किया है, समझे। अब टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन कब आता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और यहाँ सबसे इंपोर्टेंट 10% टीडीएस। टीडीएस बधाમાં 10% છે, ખાલી બે કે ત્રણ ની અંદર ટીડીએસ ની રેટ ચેન્જ થાય છે, બાકી બધામાં કેટલા છે? 10%। ओके। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा है, थ्रेशोल्ड लिमिट आएगा आपके 5वां पॉइंट, कितना लिखा है? 50,000। 50,000 तुम्हारी थ्रेशोल्ड लिमिट है। और यहाँ पे फॉर्म कौन सा सबमिट करना है? 15G 15H। ये इतना डिटेल में नहीं जाते। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटीज वाला, अब यहाँ से बहुत सिंपल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बहुत कम है, इतना लंबा लंबा नहीं होगा जितना यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। पेज नंबर 8 पे फोर्थ वाला देखो। अब सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी बात करो, किसके ऊपर? सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिले तो उसमें 10% याद रखने का। कब क्या याद रखेंगे? 10%। और इंटरेस्ट किसमें एप्लीकेबल नहीं है? तो इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे एप्लीकेबल नहीं है। दो बातें याद रखो इसमें, कौन सा? परसेंटेज कितना? तो 10%, यानी जितना इंटरेस्ट मिलता है ना उसका 10%, बराबर। पर उसमें कब टीडीएस डिडक्टिबल नहीं है? तो उसके लिए आपके पास 5 कंडीशन है, सामने के पेज पे, पेज नंबर 9 पे लिखा गया, देखो ध्यान देना। इसमें अगर डिबेंचर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इश्यू किए या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, तो उस पे मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट है वो डिडक्टिबल टीडीएस में नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी सिक्योरिटी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट की जो 10,000 से ज्यादा नहीं है, 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो उसको पर ये विड्रॉ कर लिया गया है, तो इसको अपने यहाँ पे ध्यान में नहीं रखेंगे। अब सी देखो, सिक्योरिटीज बेनिफिशियली ओन्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी किसके पास है? एलआईसी के पास है, और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के पास है, जिसको इसी के लिए बनाया गया है, तो उसमें भी आपको टीडीएस नहीं कटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आएगा वो ये है कि इंटरेस्ट अगर डिबेंचर का 5,000 या तो इससे कम मिलता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 5,000 की लिमिट याद रखने की, 5,000 से ऊपर हो तो टीडीएस 10%, राइट। एनी लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटी, इसके अलावा कोई भी डीमैट सिक्योरिटी कौन? डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी, कौन सी? जो तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। अब डिविडेंड में देखो, डिविडेंड में डोमेस्टिक कंपनी मैक्सिमम अमाउंट विदाउट टैक्स डिडक्शन पे किया जा सकता है वो 5,000, और टैक्स रेट कितना है इसके ऊपर? 10%। अगेन मैंने बोला ना, मेजोरिटी, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसके अंदर, मेजोरिटी में कितना परसेंटेज आएगा? 10%। अब अदर देन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कहां से? सिक्योरिटीज से नहीं। सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट। अब तुमने किसी को लोन दी, वहां से इन्वेस्टमेंट है, वहां से तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं हुई। तो ये इंटरेस्ट और लोन है ना, उस पर देखो लिखा है वो भी सेम 10%। बट यहाँ पे एक जो पहला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा गया है? एनी पर्सन हु इज द पेयर, पेज नंबर 10 पे, एनी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नॉट बीइंग an individual or a Hindu undivided family whose total sales, turnover or gross receipt from the business or profession carried on by him exceed 1 crore। कितना लिखा है? 1 करोड़ इन केस ऑफ द बिजनेस, और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली। मतलब अगर तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का अगर बिजनेस है तो, और अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा हो तो ही ये पेयर आता है, तो ये अपने पेयर बोलेंगे, इसी को सर्विस इसके टीडीएस काटने का हक मिलता है। और यहाँ पे रेसिपिएंट कौन? रेसिडेंट पर्सन, और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और यहाँ पे भी टीडीएस आता है कितना? 10%, बराबर। अब ये वाला जो नीचे जो नटशेल में दिया गया है ने, एकदम पैराग्राफ टेबल जैसा, कुछ समरी, जबरदस्त समरी है, ध्यान देना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या तो पोस्ट ऑफिस में से जो भी इंटरेस्ट मिलता था ना, वहां लिमिट थी 10,000 की, बराबर, और दूसरे किसी के पास से 5,000। अब उसके बाद में 50,000 कब है? रेसिपिएंट इज सीनियर सिटीजन। पता है ये कौन सा
नंबर है टीटीए और टीटीबी। सेक्शन 80 टीटीए और सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर ये प्रोविजन लिखा गया है कि अगर कोऑपरेटिव बैंक से तुमको कोई भी इंटरेस्ट मिलता हो और वो इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा ना हो तो तुमको उसके ऊपर कोई टीडीएस काटने का नहीं, और तुम्हारी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, राइट। और अगर तुम सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स ऊपर के तो इसके बाद में 50,000 की लिमिट, वो टीटीए में नहीं आता, वो टीटीबी में आता है, बराबर नहीं। अब यहाँ पे अप्रैल 2019 से ये कितना कर दिया गया है 40,000, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, ये याद रखना। और एग्रीगेट अमाउंट आई वाला देखो, जो आई लिखा है ना 11 पेज पे, वो देखो, where the interest is paid or credited on compensation awarded by the motor accident claims tribunal if the amount of payment or the aggregate amount of such payment does not exceed, यानी जो क्लेम मिलता है ना हमको एक्सीडेंट का क्लेम, वो एक्सीडेंट क्लेम का अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा ना होने तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 से ज्यादा हो तो टीडीएस उसमें भी कटता है। 50 करोड़ वाला अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी 40,000 हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्रॉसवर्ड पजल, अब जो बोल रहा था मैं बार बार 10% सब में है, इसमें नहीं है। क्रॉसवर्ड पजल से और लॉटरी दोनों में हॉर्स रेसेस भी है सामने, यानी 194 बी लिखा है और 194 डबल बी लिखा है। इन सब के अंदर अमाउंट अगर 10,000 या तो 10,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 10,000 से ऊपर है तो टीडीएस सीधा कितना लिखा है 30%, और इसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं, कोई सेस नहीं, सीधा 30% माइनस कर दिया जाए, राइट। यानी अगर आपने बोले कि कोई कौन बनेगा करोड़पति से 1 करोड़ रुपए जीत के आता है तो सीधा 30% काट के 70 लाख उसके अकाउंट में जमा होगा, समझे ना, ये इस तरह से होता है। अब इसमें देखो एक 7.1 के नीचे एक इंस्टेंस दिया गया है, मैं आगे भी तुमको समझा चुका ऑलरेडी। अब समझोगे तुमने ने कोई आर्टिकल जीता, यानी समझोगे ऐसा बोला कि किसी ने कि तुमको आईफोन 14 प्रो मिला 1,29,900, बराबर नहीं, 1,29,900, तो इसके ऊपर 30% तुमने इनाम में जीता तो वो तुमसे पहले 30% लेंगे फिर बाद में आईफोन, समझे, क्योंकि वो पैसा उनको किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, वो तुम्हारे पास से लेकर उनकी जेब में नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो बिल बनेगा ना वो टीडीएस कार्ड के बिल बनेगा। नॉर्मली अपने जीएसटी वीएसटी जितना है सब ऐड करके 1,29,900 आर्टिकल की अगर प्राइस है तो इस प्राइस के ऊपर सीधा 30% और 30% अपने भरना पड़े पहले, फिर आईफोन 14 प्रो मिले तुमको, समझे ना। नाउ नेक्स्ट, when and how tax is to be deducted at source from winning from horse races, घोड़े की रेस में जो जीतते हैं उसमें भी 10,000 या तो लेस है, सेम है, ये दोनों सेम है, खाली याद क्या रखना है इसके अंदर भी दोनों में 10,000 और 10,000 से कम अगर मिलता है तो कोई टीडीएस नहीं और अगर बाकी सब हो तो इसके ऊपर 30%, उसमें भी सरचार्ज या तो सेस नहीं होता। अब सब कॉन्ट्रैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट, सब कॉन्ट्रैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है, और ये सम के अंदर आपको मैं भी सिखा रहा हूँ, एक सम के अंदर मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, राइट। हु इज रेसिपिएंट, तो रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूड हो जाएगा, और रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना लिखा है 1%, कब 1% अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो, यानी मतलब अगर कोई इंडिविजुअल के पास से तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया या सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इंडिविजुअल या तो एचयूएफ है तो 1%, लेकिन अगर कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म या दूसरा कुछ भी हो तो 2%, बराबर नहीं। अब मैं आपको इसको रिलेट कर रहा हूँ कौन से सम के अंदर, पहले सम के अंदर एक्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे दी गई है, देखो अभी हम लोगों ने ये सम कंप्लीट किया, देखो पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, उसमें आप देखो सेकेंड वाला इलस्ट्रेशन 1 में सैलरी के बाद सेकेंड वाला कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंस 1,24,000 लिखा है, देखा।
1,24,000 कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंस लिखा है, बराबर। अब इसमें देखो सेकंड नोट लिखी है कि सेकंड नोट को आप पढ़ो, तो सेकंड नोट में क्या लिखा है कि एबीसी लिमिटेड एंटर्स इनटू द एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंप्यूटर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विथ, पूरा नाम पढ़ो, कूल एंड केयर प्राइवेट लिमिटेड, यानी मतलब वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एचयूएफ नहीं है। तो ये 1,24,000 के ऊपर टीडीएस कितना करेगा, 2%। तो आप पीछे देखो, पेज टर्न करो, उसमें देखो सेकंड लिखा है कंप्यूटर मेंटेनेंस में 1,24,000, उसके ऊपर 2% दिया है, राइट, उसके ऊपर 2% सीधा टीडीएस है कि नहीं, समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, अभी तक जितना पढ़ा नहीं उसमें से देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला, थर्ड वाला देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना टीडीएस, 10%। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला देखा कितना टीडीएस, 10%, बराबर है। बाकी के सब बाकी है, तो अभी नहीं, जब कंप्लीट करेंगे तब समझिए। कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर कितना याद रखना है कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो जितनी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है उसका 1%, लेकिन अगर कंपनी है तो 2%। नाउ नेक्स्ट अपने देखें पेज नंबर 14। अब ये देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्क में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, वो नीचे लिखा हुआ है 9.2 में, इसको देख लेना है एमसीक्यू के लिए। वर्क का मतलब एडवर्टाइजिंग आ गया, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, फिर उसके बाद में कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन बाय रेलवेज, कैटरिंग भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, ये सब इसमें आ गया। अब इसमें रेट ऑफ टीडीएस हमने ऑलरेडी देख लिया कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास से 1% और अदर देन देम 2% आएगा। अब ये भी व्हेन टैक्स इज नॉट डिडक्टिबल, पेज नंबर 15 पे 9.5 में लिखा है। तो पेटी केसेस मतलब यहाँ पे अगर ये एक सम के अंदर, आप सेकंड या थर्ड सम के अंदर इसको यूज करके दिखाया है, देखो petty cases, यानी to avoid tax deduction in petty cases, tax is required to be deducted at source where the amount credit or paid to a contractor exceeds 30,000 in a single payment or credit or rupees 1 lakh in the aggregate during a financial year। अब मैं पूरे साल में किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जब डील करता हूँ तो 40,000 का डीलिंग हुआ पूरे साल में, एक सिंगल। हम क्या देखेंगे कि पूरे साल में डीलिंग अगर 1 लाख है ना, इससे ज्यादा हुआ नहीं वो देखो, बराबर नहीं, कितना पूरे साल में। लेकिन अगर पूरे साल में डीलिंग नहीं, सिंगल टाइम डीलिंग करते हो तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 30। एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर पेटी केसेस है ना, पेटी केसेस है यानी मतलब छोटे बड़े केसेस जो बोलते हैं ना, वो कभी कभी किसी के पास से काम करवाए, तो अगर सिंगल टाइम तुमने अगर उसके पास से काम करवाया तो 30,000 की लिमिट याद रखो, उसमें 1% 2% टीडीएस काटना पड़े। और अगर तुमने सिंगल टाइम में 3-4 बार उसको बुलाया और टोटल पूरे साल का 1 लाख या तो इससे ज्यादा हो गया, तो वापिस 1% 2% तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से निकालना। तो सिंपल लॉजिक क्या है इसके अंदर, पेटी केसेस में 30,000 सिंगल ट्रांजेक्शन और पूरे साल के ट्रांजेक्शन में 1 लाख की लिमिट याद रखनी है। ओके, और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में ये सेकेंड वाला लाइन देखो, रेसिपिएंट ओन्स 10 और लेस देन 10 गुड्स कैरेजेस एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर ट्रांसपोर्टेशन के वाले के साथ में तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके पास गुड्स के जो भी ट्रक्स वगैरह जो है ना, वो 10 या तो 10 से कम होनी चाहिए, 10 से ज्यादा हो तो नहीं, 10 से ज्यादा हो तो नहीं, 10 या तो कितनी होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। एग्जैक्टली ये चीजें ना तुम्हारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर एक पूरा सेक्शन था जो 2 साल से वो लोग नहीं पढ़ा रहे। नाउ इंश्योरेंस कमीशन अगेन इम्पोर्टेंट, इसमें इंश्योरेंस कमीशन देखो, इंश्योरेंस कमीशन में लिमिट याद रखो 15,000, एनी अमाउंट विच इज 15,000 और लेस, 15,000 या तो इससे कम के अमाउंट के लिए अगर लिखा गया हो तो अपने टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन अगर टीडीएस की बात करें तो अगर रेसिपिएंट का मतलब क्या, कमीशन रिसीव करने वाली कोई कंपनी है तो 10%, लेकिन कमीशन रिसीव करने वाला कोई इंडिविजुअल है तो 5%।
कंपनी के सिवा कोई भी हो, चाहे फर्म हो तो भी चलेगा, एचयूएफ हो तो भी चलेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो तो भी चलेगा, सब चलेगा। कंपनी नहीं होनी चाहिए, अगर कंपनी है तो 10% और बाकी अगर कोई भी है तो 5%, बराबर नहीं। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब इसमें याद रखो डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखो इसमें 1 लाख की लिमिट लिखी है, इसमें लिमिट कितनी है, 1 लाख की लिमिट है, और 1 लाख की लिमिट एंटायर फाइनेंशियल ईयर के अंदर बताया गया है, और इसमें 5% याद है, बराबर है। और अगर प्रीमियम कितना लिखा है, 20% और 10% वाला जो हमने आगे भी किया था, प्रीमियम कितना 20% एंड 10%। 20% यानी मतलब समझाओ कि अगर तुम्हारी पॉलिसी 2 लाख की, तो अगर 2012 से पहले तुमने पॉलिसी ली है तो तुम 1 साल में कितना प्रीमियम पे कर सकते हो, तो समझो इसके 20% यानी 40,000 जितना प्रीमियम पे कर सकते हो। अगर तुमने 50,000 प्रीमियम पे किया है, इससे ज्यादा प्रीमियम पे किया है, तो ये 10,000 एलिजिबल एक्स्ट्रा वाले जितने भी हो। लेकिन 2012 के बाद में अगर तुमने पॉलिसी ली है तो उसके बाद में 2 लाख के ऊपर जो लिमिटेड है वो 20,000 की यानी 10% की होगी, 10% की लिमिट होगी। पहले कितनी थी लिमिट, 20% की, अब कितनी हो गई है, अभी रिसेंटली किसी कोई ऐसा बोले कि 2009 में पॉलिसी ली थी तो 20% गिनने की, लेकिन अगर कोई ऐसा बोले कि 2016 में पॉलिसी ली है तो 10% की। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे नेक्स्ट देखो 194E, इसमें लिखा गया कि व्हेन एंड हाउ टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, इंडियन नहीं नॉन रेसिडेंट यानी बाहर का इंसान इंडिया में आता है, यहाँ खेलेगा और यहाँ पैसे कमाएगा आईपीएल, तो कितना पैसा कट जाता है देख लो, 20% टीडीएस फुल एंड फाइनल। समझे, समझ में आ रही है बात। इंडिया से अगर कोई भी पैसा लेके जाता है वो, तो उसको 20% टैक्स दे के बाद में जाना है, समझे। तो ये 20% टैक्स वो खुद भरने नहीं जाएगा, ये 20% टैक्स जो इंसान उसको आईपीएल की फीस दे रहा है ना, वो उसको काट के देगा, दैट्स टीडीएस, समझे ना। इंडिया वालों की अलग इनकम, उनको टोटल इनकम देखने की, नॉर्मल टैक्स। फिर नेक्स्ट देखो नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम 194EE, उसमें लिखा गया है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों में कवर किया गया है कितना अमाउंट पेमेंट का, 2500, और 2500 से लेस हो तो नो टीडीएस, 2500 या तो 2500 से लेस हो तो नो टीडीएस, लेकिन अगर 2500 से ऊपर हो तो 10%। लेकिन इसमें याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि किन चीजों के ऊपर सरचार्ज नहीं होता, तो हॉर्स रेसिस के ऊपर, बराबर, उसके बाद में लॉटरी के ऊपर, क्रॉसवर्ड पजल के अंदर, और ये जो लिखा है उसके अंदर, और इसके बाद में म्यूचुअल फंड और यूटीआई भी है, और सामने कमीशन लिखा है वो भी है, सेल ऑफ लॉटरी का कमीशन, बराबर नहीं। फिर नेक्स्ट देखो रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई, पेज नंबर 18 पे 14, इसमें भी लिखा गया है क्या, देखो कि 20%, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें पूरा का पूरा 1 रुपया भी हो तो भी टैक्स बनेगा, समझे नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें आपको 20% भरना है। और सामने जब कमीशन की बात करें अपने पेज नंबर 19 के ऊपर, तो देखो लॉटरी टिकट, सुनो, लॉटरी जीतना नहीं है, लॉटरी बेचना है, यहाँ पे लॉटरी की टिकट बेच रहा है, उसमें जो कमीशन उसको मिलता है, वो कमीशन के ऊपर अगर कमीशन के अमाउंट 15,000 या तो उससे कम है तो नो टीडीएस। अब किसी के दिमाग में आएगा तो कितना अच्छा है, 15,000 की से कम टैक्स नहीं बनेगा, गलत, टैक्स बनेगा लेकिन खुद को भरने का, तुम्हारा सोर्स है ने वो पैसा तुम्हारे अमाउंट में से काटेगा नहीं, समझे कि नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम 15,000 से ज्यादा हुई ना, तो तुमको झंझट नहीं, ये सिंपलिसिटी है कि तुम्हारे हाथ में जो पैसा आएंगे वो प्योर व्हाइट मनी, समझे कि नहीं। इसमें 5% तुम्हारा टैक्स कट के तुम्हारे हाथ में आया पैसा, इसका मतलब अब ये पैसा तुम्हारे लिए क्लियर पैसा है, इसके ऊपर कोई टैक्स अब इन फ्यूचर भरना आपको नहीं है, सिंपल। अब इसमें नेक्स्ट देखो कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज में भी सेम है
कमीशन और ब्रोकरेज कहाँ से मिलेगा? कोई भी जगह से कमीशन मिले, पर इंश्योरेंस का नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस का कमीशन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी कमीशन अगर मिलता हो तो वो। और इसमें भी 15,000 की लिमिट है और 5%, इसमें भी कोई सरचार्ज नहीं, बराबर। अब इसके बाद में रेंट वाला देख, ये रेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट में याद रखो, रेंट में आपके पास लिमिट है 1 साल के अंदर 2,40,000 से ज्यादा रेंट। कितना? 2,40,000, बराबर। और कोई भी पे कर सके, लेकिन इसमें लिमिट कितनी है? 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस के अंदर और 50 लाख प्रोफेशन के अंदर। और रेंट बिल्डिंग का, लैंड का, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का, किसी का भी हो सकता है। इफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 2,40,000, तो मैक्सिमम अमाउंट विदाउट डिडक्शन यानी 2,40,000। दूसरी बात, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो याद रखना 2%। रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर तो 10%, यानी टीडीएस का अमाउंट कितना? अगर प्लांट और मशीनरी तो 2%, और अगर लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर लिखा है तो 10%। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड लास्ट पॉइंट देखो, रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन लिखा है यहाँ पे 50 लाख या तो उससे कम अगर हुआ ना पेमेंट तो कोई डिडक्शन नहीं, लेकिन 50 लाख या तो उससे ज्यादा के पेमेंट हुआ तो 1%, ओनली 1%, बराबर ने? ओके, फिर आगे प्रोफेशनल फीस, ये वाला लास्ट है, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस की फीस। इसमें भी सेम वही लिखा हुआ है कि अगर अमाउंट ऑफ प्रोफेशन फीस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 30,000 या तो लेस देन 30,000 है तो अपने टीडीएस नहीं आएगा। अब टेक्निकल फीस में भी सेम 30,000 और लेस, और रॉयल्टी के अंदर भी सेम 30,000 और लेस, पर डायरेक्टर्स फीस के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, समझे? डायरेक्टर्स फीस के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। फिर आगे देखो, रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन कितना लिखा है? 2%। अगर रॉयल्टी किसके ऊपर है? सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, और इफ रेसिपिएंट इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, और इफ पेमेंट और क्रेडिट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विस तो 2% है। लेकिन अगर इन केस ऑफ एनी अदर पेमेंट और क्रेडिट कवर बाय सेक्शन 1494J तो 10%। अब 2% के ऊपर ज्यादा ध्यान देने का, बराबर। और यहाँ पे ये तुम्हारा लास्ट वाला डिडक्शन का है, और इसके बाद ये जो लास्ट में तुम्हारा 197A वाला बताया गया है, उसमें डिक्लेरेशन कैसे प्रोवाइड करना वो अपने अभी नहीं देखना है, वो जब बड़े सम करेंगे ना तब समझ में आएगा। एक खाली चीज तुमको बता दूं, इसके अंदर देखो सामने जो पेज नंबर 25 है सम है, उसमें जितनी चीजें हमने पढ़ी ना उसमें क्या करेंगे देखो, पहले कंप्यूटर मेंटेनेंस में समझा होगा 2%, राइट। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉट लिस्टेड लिखा है 50,000, तो क्या करेंगे उसके ऊपर भी 10% रखने। उसके बाद में रेंट लिखा है तो 2,40,000, उसके ऊपर भी 10%। फिर डायरेक्टर फीस उस पर भी 10%, एंड ऑडिट फीस के ऊपर कोई भी फीस हो ने सब के ऊपर 10%। ओके।